सभी को सुप्रभात। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के विशेषांक में आज हम अध्याय संख्या 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय संख्या जो 3 है वो नियोजित विकास की राजनीति जिसका नाम है, उसका जो अंक बार परीक्षा में रहेगा, बोर्ड की परीक्षा में वो रहेगा 5 नंबर का अंक बार। तो ये 5 नंबर के अंक बार में कैसे प्रश्न आने वाले हैं, तो प्रश्नों की संख्या होगी 4। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक अंक का बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा जिसमें विषय होंगे। एक अंक का एक रिक्त स्थान भी होगा, यानी खाली जगह होगी, उसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। और एक अंक का एक लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा, यानी एक लाइन में आपको उत्तर देना है अति लघुत्तरात्मक में। और एक 2 अंक का जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा जिसमें आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। तो प्रश्न जो है एक अंक के जो 3 प्रश्न आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। तो हम देखते हैं एक अंक के जो प्रश्न है वो कौन कौन से आएंगे। एक अंक का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और रिक्त स्थान है वो अति लघुत्तरात्मक है, वो इन प्रश्नों से ही आने की पूर्णतः संभावना है। तो सबसे हम पहले देखें, ये भारत के जो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। आपसे एक ये भी आग्रह है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और इसको एक सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट भी है आप करके पूछ सकते हैं। कुछ नया आपको क्या चाहिए उसके बारे में भी लिख सकते हैं। सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का, पूरा लंबा देखने का प्रयास करें। इस वीडियो की जो PDF है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रिंट भी निकला सकते हैं। तीसरा हम क्वेश्चन देखें, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो प्रथम अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग है वो योजना आयोग की जगह इसने स्थान लिया था। पहले योजना आयोग था, उसकी जगह नीति आयोग आ गया। अब जो वर्तमान में योजना आयोग नहीं है। तो योजना से संबंधी ये जो चैप्टर है तो इसमें योजनाओं के बारे में ही चर्चा होगी। बॉम्बे प्लान का प्रस्ताव कब तैयार हुआ? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बॉम्बे प्लान का प्रस्ताव है 1944 में तैयार हुआ था। भारतीय लोक दल पार्टी का गठन है किसने किया था? चौधरी चरण सिंह ने किया था। राग दरबारी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो राग दरबारी उपन्यास है वो श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखिए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। MS स्वामीनाथन है वो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। यहाँ से रिक्त स्थान भी आ सकते हैं। भारत के हरित क्रांति के खाली जगह जनक हैं तो उसमें MS स्वामीनाथन लिखा जाना है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। तो ये श्वेत क्रांति और हरित क्रांति उन दोनों के जनक है। कौन थे उनको आपको पृथक से याद रखना है। वो दोनों ही प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है वो 1970 में हुआ। दुग्ध क्रांति से संबंधित है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में 14 निजी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ? 1969 में हुआ। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अमूल डेयरी की स्थापना गुजरात के किस शहर में हुई थी? तो गुजरात के आणंद शहर में अमूल डेयरी की स्थापना हुई थी। परफॉर्मेंस और इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन थे? JC कुमारप्पा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। JC कुमारप्पा इसी पुस्तक के लेखक थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो ये जो 1 नंबर के जो रिक्त स्थान आएंगे उसमें इन प्रश्नों के आने की संभावना ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे उनमें 1951 से 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो 1956 से 1961 थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 थी। तो आप 1951 से 5-5 वर्ष जोड़ते जाइएगा और उसमें है वो उनका कार्यकाल आ जाएगा। अब देखें 17वां क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? तो किस मद पर ज़्यादा जोर दिया गया था? कृषि उद्योग पर है वो ज़्यादा जोर दिया, कृषि के क्षेत्र पर है वो ज़्यादा जोर दिया गया था, कृषि और पशुपालन पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है
तो उसमें है किस योजना पर ज़्यादा बल था, उसमें भारी उद्योग पर ज़्यादा बल दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तुलनात्मक अंतर वाला क्वेश्चन भी आगे आएगा, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19% देखें, योजना वे और गैर योजना वे, प्लान और नॉन प्लान, तो इनमें क्या अंतर है। तो छोटी सी अगर एक लाइन में लिखना चाहिए तो योजना वे में क्या होता है कि जो योजना जो प्लान पहले से तय किया गया है, तो योजना में तय की गई प्राथमिकता के आधार पर 5 साल की अवधि में खर्च करना होता है, यानी योजना वे 5 साल की अवधि में खर्च होता है, जबकि गैर योजना वे सालाना आधार पर देनी मदों पर व्यय करना होता है। यानी योजना वे 5 साल की अवधि में खर्च करना होता है और गैर योजना वे है 1 साल की अवधि में खर्च करना होता है। योजना वे में है प्राथमिकता पहले से तय की प्राथमिकता के आधार पर है खर्च करना होता है, जबकि गैर योजना में क्या होता है सालाना आधार पर जो देनी यानी जो रोजाना के जो खर्च है उन मदों पर है खर्च करना होता है। विकेंद्रीकृत नियोजन से आप क्या समझते हैं। विकेंद्रीकृत मतलब बांट देना, अलग अलग। एक होता है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण मतलब सभी सारे एक जगह से निकलेंगे, जबकि विकेंद्रीकरण में क्या होता है कार्यों का विभाजन हो जाता है। तो ऐसा नियोजन है जिसमें योजना निर्माण में स्थानीय स्तर मतलब क्या होता है ग्राम पंचायत है या ब्लॉक है या जिला स्तर है, उनको शामिल किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं विकेंद्रीकरण नियोजन। यानी प्लानिंग में सबको उनकी भागीदारी दी जाती है, उसको हम विकेंद्रीकरण नियोजन कहते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। तो पीसी महालनोबिस थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अटली बटली डिलीशियस, ये एक जुमला था विज्ञापन वाला। तो जुमला वाला विज्ञापन किससे संबंधित था, तो ये अमूल डेयरी का जो विज्ञापन आता था उसमें अटली बटली डिलीशियस का जुमला है वो गीत टाइप में अपने को सुनाई देता था। मिल्कमैन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, या भारत में श्वेत क्रांति के जनक कह सकते हैं। तो ये कौन थे, वर्गीज कुरियन थे। अब आते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम देखेंगे, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो हरित क्रांति क्या थी। भारत में फसल की अधिक उत्पादन करने के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई की सुविधाएं अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराने के साथ ही उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी गई, जिसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। कोई हरित क्रांति कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था, कार्यक्रम इतना ही था कि किसान अगर खेती करेगा तो खेती करने के लिए उसे किन किन चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अच्छे बीज की आवश्यकता होगी, तो हम अच्छे बीज उनको उपलब्ध कराएंगे। फिर उर्वरक उनको अच्छे उपलब्ध कराएंगे, कीटनाशक उनको अच्छे उपलब्ध कराएंगे, और इनके लिए जो सिंचाई होगी तो बेहतर सिंचाई की सुविधाएं वो उपलब्ध कराएंगे। और ये सारी सुविधाएं, ये चारों सुविधाएं हैं उसको अनुदानित मूल्य पर, यानी कम मूल्य पर, सरकार है उसको कंस्ट्रक्शन देकर है उसको कम मूल्य पर उपलब्ध कराएगी। और साथ ही जब फसल पक जाएगी, फसल तैयार हो जाएगी, तो उसको एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी जाएगी। तो इन सभी को सामूहिक रूप से हरित क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं। श्वेत क्रांति भारत की एक योजना है जिसमें भारत में दूध की कमी को दूर करने के लिए लाया गया। इस योजना को भारत में दूध की कमी को दूर करने के लिए लाया गया, और जब ये योजना लागू की थी उसमें भारत में दूध की काफ़ी कमी थी। आज भारत विश्व में 1 नंबर पर दूध उत्पादक देश है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान क्या था। हमने पढ़ा था कि बॉम्बे प्लान 1944 में आया था 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो यही 1 नंबर का जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हो वहाँ पर बड़ा प्रश्न 1 लाइन का भी आ सकता है कि बॉम्बे प्लान क्या था। तो 1944 में भारत के उद्योगपतियों ने, किन्होंने, भारत के उद्योगपतियों ने, जो इंडस्ट्रियल थे, उद्योगपति थे, उन्होंने एकजुट होकर देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव रखा था बॉम्बे में, और इसलिए उनको क्या कहा जाता है, बॉम्बे प्लान कहा जाता है। नियोजन से आपका क्या अभिप्राय। नियोजन का आशय है कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कर भविष्य के कार्य के लिए रणनीति का निर्माण करना ही नियोजन है। हम कहते हैं ना प्लानिंग।
तो प्लानिंग क्या होती है कि हमारे पास जो भी संसाधन होते हैं उनका हम अच्छे से प्रयोग करके किसी कार्य को भविष्य में जो कार्य होने वाला है उसको अच्छे से संपादित करने की जो योजना का निर्माण करते हैं, रणनीति का निर्माण करते हैं, उसको हम नियोजन कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में आ रखा है। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ था वो था गेहूं की फसल को। 1987 से 1991 के मध्य सरकार ने के नाम से एक कार्यक्रम चलाया था, नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से एक कार्यक्रम चलाया था। तो ये रिक्त स्थान का एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस पंचवर्षीय योजना भाखड़ा नांगल बांध परियोजना को किस पंचवर्षीय योजना में बजट जारी किया गया था? तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में वो बजट जारी किया गया था। ये सभी प्रश्न है वो एक अंक के प्रश्न थे, जिसमें एक अंक का वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय हो सकता था, एक अंक का रिक्त स्थान का प्रश्न भी हो सकता था, और एक अंक का एक अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी 3 जो प्रश्न थे और उसके लिए मैंने 30 क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो मेरा जो पूर्ण विश्वास है कि इन 30 से वो 3 क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो आप इनका अच्छी तरह से इनको पढ़े, देखे, समझे। अब हम देखते हैं एक 2 अंक का जो लघुतरात्मक प्रश्न आएगा वो कैसा होगा। तो 2 अंक का जो लघुतरात्मक प्रश्न है उसमें पहले हम देखते हैं कि वामपंथ और दक्षिणपंथ जो विचारधारा है उसमें 2 अंतर लिखिए। तो आपको ऐसी टेबल बनानी है, उस टेबल के अनुसार आपको जो लिखे है तो काफ़ी अच्छा इफेक्टिव रहेगा, आपको याद भी अच्छी तरह से रहेगा। हमने एक तरफ वामपंथ विचारधारा लिख दिया, दूसरी तरफ दक्षिणपंथी विचारधारा लिख दिया। तो वामपंथी विचारधारा वो क्या करती है? गरीब और पिछड़े सामाजिक वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं का समर्थन करती है। यानी जो गरीब हैं और पिछड़े सामाजिक वर्ग के जो लोग हैं उनके कल्याण की कार्य योजना बनाने के लिए है वो क्या करती है? उनका समर्थन करती है, उनके पक्ष में है, अपनी आवाज़ उठाती है। दक्षिणपंथी योजना क्या करती है कि व्यक्ति की प्रगति के लिए बाजार मूलक अर्थव्यवस्था अपनाने का है समर्थन करती है। ये विचारधारा कहती है कि ऐसी कल्याणकारी योजना चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बाजार में कार्य उपलब्ध कराइए, बाजार को मजबूत कीजिए, उससे व्यक्ति का अपने आप विकास हो जाएगा। वामपंथी जो विचारधारा है वो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है कि जो अर्थव्यवस्था होगी उस पर सरकार का, राज्य का है वो नियंत्रण रहे। जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा वो कहती है कि अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण है वो नहीं होना चाहिए, इसका वो विरोध करती हैं। तो ये 2 अंतर हो गए। इसके बाद हम देखें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार की भिन्न थी, किस प्रकार से भिन्न थी। हमको 2 अंतर लिखना है। तो हमने एक तरफ लिखा प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी लिखा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। टेबल बनाएंगे, अच्छा इफेक्टिव रहेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया था? कृषि पर बल दिया गया था। इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया था। एक अंतर हो गया, इसमें कृषि पर बल दिया गया और इस पर भारी उद्योग पर बल दिया गया। इसमें अर्थव्यवस्था की गति हो धीमे रखने पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का एक मूल मंत्र था कि हमें अर्थव्यवस्था को धीमी गति से चलाना है ताकि हम धीमे धीमे करके अच्छी स्थिति में पहुंच सके। जबकि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना उसमें त्वरित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया कि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का है, उसमें बात कही गई थी। तो ये 2 अंतर हो गए। इसी प्रकार पूंजीवादी और साम्यवादी जो विकास के मॉडल थे उनमें क्या अंतर है? भारत के सामने जब भारत आज़ाद हुआ था हमें कौन सा मॉडल चुनना था? पूंजीवादी मॉडल चुनना था या साम्यवादी मॉडल चुनना था? हमारे सामने दोनों विकल्प थे। तो इन दोनों विचारधाराओं में क्या अंतर है? तो पूंजीवादी विचारधारा की बात करें तो उसमें लिखा है कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व है, यानी उत्पादन का जो साधन होंगे उन पर स्वामित्व किसका होगा? निजी का व्यक्ति, जिसकी फैक्ट्री होगी, जिसका कारखाना होगा, जिसका उत्पादन का केंद्र होगा उस पर उसी का स्वामित्व होगा। जबकि साम्यवादी विचारधारा के लोग क्या कहते थे कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो राज्य के स्वामित्व यानी सरकार के स्वामित्व में होने चाहिए, निजी लोगों को नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर निजी लोगों को दिया गया तो वो निजी लोग इसका मुनाफा उठाएंगे और अधिक दाम पर वस्तुओं को बेचेंगे। पूंजीवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जबकि साम्यवादी विचारधारा कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से दोनों जो विचारधारा है वो भारत के संदर्भ में है वो फिट नहीं बैठ रही, इसलिए भारत ने दोनों विचारधाराओं का जो मिक्स मॉडल है वो लिया, जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भारत ने किस तरह की है अर्थव्यवस्था का चुनाव किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए।
तो हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित हैं, हम ऐसा लिखेंगे। और पहला कौन सा लगेगा, इससे देश क्या हुआ, अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। जब 1967-65 के बाद की बात करें तो उस दशक में भारत है के पास में अन्न उत्पादन का वो क्या हो गया, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, अनाज की कमी हो गई थी। उसके लिए हमें अमेरिका से भी सहायता मांगनी पड़ी थी। तो उसके बाद जब हरित क्रांति हुई उसके बाद में हम देखें आज भारत है अन्न का निर्यात कर रहा है, आयात नहीं कर रहा है। तो अन्न उत्पादन में है भारत आत्मनिर्भर हो गया है। इसने किसानों की जीवन पद्धति और आर्थिक स्तर को बदल दिया है, यानी खेती किस प्रकार की जाती है, जो खेती करने के तरीके उनको बदल दिया है। और उससे जो किसानों की आमदनी हुई उससे उनका आर्थिक स्तर भी है वो बदल गया है। हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव देखें तो हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला कि धनी और निर्धन किसानों के मध्य आर्थिक असमानता बढ़ी, यानी जो किसान धनी है वो और ज़्यादा धनी हो गए और जो निर्धन थे वो निर्धन के निर्धन रह गए। उसके कारण है उनके मध्य आर्थिक असमानताएं वो बढ़ गई हैं। क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी क्योंकि इस हरित क्रांति का प्रभाव है विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ सिंचित क्षेत्र तक ही इसका प्रभाव था। यानी जहाँ पानी की व्यवस्था ज़्यादा थी, पानी का सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी, उन्हीं क्षेत्रों में उसका है ज़्यादा प्रभाव। बाकी है अन्य क्षेत्रों पर हरित क्रांति का है वो प्रभाव नहीं हुआ, जिसके कारण क्षेत्रीय असमानता फैली। यानी कहीं पर अन्न का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कहीं अन्न का उत्पादन कम हो रहा है, तो ये क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी हैं इससे। आगे देखें छठा क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड के 2 लाभ लिखिए। ऑपरेशन फ्लड यानी जो दुग्ध क्रांति है उसके 2 लाभ क्या है। ऑपरेशन फ्लड के 2 लाभ निम्नलिखित हैं, तो ऐसा हमें पहले लाइन लिखनी है और फिर हम देखें पहला लिखें कि कृषि के क्षेत्र में रोजगार बढ़े। तो दुग्ध क्रांति है या कहें कि पशुपालन है वो एक कृषि क्षेत्र में आता है। तो कृषि क्षेत्र में आने से क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में क्या हुई, इकोनॉमी है बढ़ी, रोजगार के साधन बढ़े, दूध का उत्पादन ज़्यादा हुआ तो लोगों ने दूध का व्यापार किया, उससे रोजगार के साधन बढ़े। भारत है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है वो बन गया। वर्तमान में भारत है विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश है बन गया। इसके तो ये 2 लाभ हो गए। एक प्रश्न है वो है इस प्रकार का आ सकता है, सुमेलित कीजिए। तो आपके पास में 4 ऑप्शन दिए होंगे, सामने 4 दूसरे ऑप्शन होंगे, उनको आपस में मिलाना है। मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए, मैच कीजिए, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आपको देखना है एक जो खंड ए खंड बी में 2 अलग अलग दे रखे हैं। तो पहले खंड ए में देखिए नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में। तो आप प्रश्न ऐसा उतार कर सीधा भी कर सकते हैं और या फिर खंड ए उतार के इनके सामने है और उनके जो कौन आएगा उसका उत्तर भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। दूसरा, और अगर इस तरीके से लिखते जो सामने दिया हुआ है तो सेम टू सेम लिखें, तो उनको एक एक लाइन छोड़कर बीच में आपको लिखना है ताकि ये अच्छा और सुंदर स्पष्ट दिखे। वर्गीज कुरियन है वो कौन थे, तो वर्गीज कुरियन है वो किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है, तो हमने इसको मिला दिया। बॉम्बे प्लान कब आया था, 1944 में, तो इसको हमने 1944 में मिला दिया। जैसी कुमारप्पा है उन्होंने ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर दिया था, तो ये उनको हमने इससे मिला दिया। तो इस प्रकार ये सुमेलित हो गया। ऐसा एक क्वेश्चन और बन रहा है, तो आप इसको विशेष रूप से देखें, मॉडल पेपर में ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तो यहाँ से मिलान करने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक आने की संभावना है और काफ़ी इजी है। तो 1 नंबर के आप क्वेश्चन जो याद करेंगे उन्हीं से मिलान वाले क्वेश्चन है वो बन सकता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, हमने इसको मिला दिया 1969 से। हरित क्रांति है वो कब किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति है वो फसल उत्पादन से संबंधित है, हमने फसल उत्पादन से मिला दिया। ऑपरेशन फ्लड है 1970 में स्टार्ट किया गया था, तो 1970 से मिला दिया। अमूल डेयरी, तो ये अटली बटली डेलीशियस है, ये जो एक जुमला था विज्ञापन का वो किससे संबंधित था, अमूल डेयरी, तो हमने इनको मिला दिया। तो इस प्रकार ये मिलान करने वाले क्वेश्चन भी अपने हो गया। तो ऐसे प्रश्न है 1 नंबर वाले क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो ज़्यादातर संभावना यही है कि आप 1 नंबर के अंक इस अध्याय से 1 अंक के जो प्रश्न है उनको ज़्यादा है अच्छी तरह से याद कर ले, तो हो सकता है उससे आपके 2 अंक का क्वेश्चन भी बन जाए और 1 अंक के जो छोटे छोटे वो प्रश्न है वो भी तैयार हो जाए, बहुविकल्पीय प्रश्न है वो भी तैयार हो जाएंगे, रिक्त स्थान का प्रश्न वो भी तैयार हो जाएंगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बने और 2 अंक के जो अंतर वाले थे वो भी काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा में अंतर, प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय में अंतर, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा में जो अंतर है, तो आप इनको थोड़ा अच्छी तरह से याद करें और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है
और छोटा प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार है, काफ़ी कम क्वेश्चन बने और काफ़ी इफेक्टिव है और याद करने में है काफ़ी इजी है। तो निश्चित रूप से ये इस पार्ट के जो 5 अंक है वो आपके लिए अच्छे फायदे के सौदा साबित हो सकता है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करेंगे, सरल तरीके से याद करेंगे और नंबर 5 पूरे आ जाने की संभावना ज़्यादा है। धन्यवाद।